Now science 1, lesson number 5. What is lesson number 5 of science 1? Heat. So today we are going to discuss about this lesson number 5, that is heat. अभी बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि हीट और टेम्परेचर दोनों सेम है. नहीं, हीट अलग है, टेम्परेचर अलग है, दोनों में कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है, दोनों का कॉन्सेप्ट एकदम अलग है. नाउ इफ़ आई टेक दिस एग्जांपल यू विल अंडरस्टैंड. अगर इस एग्जांपल से पता चलेगा कि हीट क्या है और टेम्परेचर क्या है. अब मैंने दो वेसल लिया है, वेसल ए और वेसल बी. दोनों वेसल का टेम्परेचर सेम है. इसका भी 50 डिग्री सेल्सियस है और इसका भी 50 डिग्री सेल्सियस है. तो टेम्परेचर तो दोनों का सेम है. तो क्या हीट भी दोनों का सेम है? नहीं, हीट दोनों का सेम नहीं है. इसका हीट ज़्यादा है और इसका हीट कम है. क्यों ऐसा? क्योंकि इसमें जो एटम्स है, नंबर ऑफ़ एटम्स, इसमें ज़्यादा मास है, इसके लिए नंबर ऑफ़ एटम्स भी ज़्यादा है. नंबर ऑफ़ एटम्स ज़्यादा है तो हीट भी ज़्यादा रहता है. क्यों? क्योंकि एटम्स जो रहता है वो हमेशा मूव होता रहता है, और जब ये मूव होता है, कोई भी चीज़ मूव होता है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी रहता है. तो हीट क्या होता है? टोटल काइनेटिक एनर्जी. ये सब एटम्स का काइनेटिक एनर्जी को ऐड करेगा तो टोटल हीट पता चलता है. सिंस इसमें ज़्यादा एटम्स है तो नेचुरली स्पीड, इनका काइनेटिक एनर्जी भी, टोटल काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा रहेगा. इसमें नंबर ऑफ़ एटम्स कम है तो हीट भी कम रहेगा. तो हीट और टेम्परेचर आर टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट. अगर मैंने इसमें कंपेयर किया, ये दोनों बॉक्स में, ये दोनों बॉक्स का हीट सेम है, टेम्परेचर नॉट हीट, टेम्परेचर सेम है, 50 डिग्री सेल्सियस 50 डिग्री सेल्सियस. अब इसमें नंबर ऑफ़ एटम्स देखा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एटम्स है. इसमें भी अगर काउंट करेगा तो 11 एटम्स है. तो टोटल नंबर ऑफ़ एटम्स दोनों में सेम है और टेम्परेचर भी दोनों का सेम है, दोनों भी 50 डिग्री सेल्सियस है. तो उसका मतलब दोनों का हीट भी सेम रहेगा. वाई हीट इज सेम? बिकॉज द नंबर ऑफ़ एटम्स इन बोथ आर सेम. तो टोटल नंबर ऑफ टोटल एनर्जी in both of them will be same. So heat is what? Now heat is what? It is a total, represents the total kinetic energy present in a substance, and temperature is what? Defined as a degree of hotness or coldness of a body. और अगर मैंने समझो इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, इसको 100 डिग्री सेल्सियस में लाया, तो क्या होगा? पहले तो दोनों का भी हीट सेम था, दोनों का टेम्परेचर भी सेम था. अभी मैंने इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया तो इसका हीट भी बढ़ जाएगा. दोनों में भी नंबर ऑफ़ एटम सेम है, फिर भी इसका हीट बढ़ेगा. क्यों? जब भी अपन टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एटम जो रहता है वो मूव होता है, और जब भी टेम्परेचर बढ़ाता है तो इसका जो मॉलिक्यूल्स है, जो वेसल के अंदर मॉलिक्यूल है, वाइब्रेट करने लगेगा विगरसली, ज़ोर ज़ोर से वाइब्रेट करने लगेगा. लेकिन इसमें वो वाइब्रेशन बहुत कम रहेगा कंपेयर टू दिस. सो यहाँ पे वाइब्रेशन बढ़ता है तो स्पीड बढ़ता है, स्पीड बढ़ता है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है. तो जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा तो हीट इसमें बढ़ेगा, और अगर टेम्परेचर सेम रहेगा, नंबर ऑफ़ एटम्स भी सेम रहेगा तो हीट भी सेम रहेगा. लेकिन अगर नंबर ऑफ़ एटम्स ज़्यादा है तो हीट ज़्यादा रहेगा, और अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो भी हीट बढ़ता है, क्योंकि उसका वाइब्रेशन विगरस हो जाता है, ज़ोर से होता है, इसके लिए स्पीड बढ़ता है, और इसके वजह से हीट भी ज़्यादा होता है. तो इसमें हीट ऑफ वेसल ए इज़ मोर देन हीट ऑफ वेसल बी. दोनों का टेम्परेचर सेम है, लेकिन हीट ऑफ वेसल ए इज़ मोर देन हीट ऑफ वेसल बी. यहाँ पे दोनों का टेम्परेचर सेम था, नंबर ऑफ़ एटम्स भी सेम था, इसके लिए हीट भी सेम था. लेकिन जब भी टेम्परेचर बढ़ाता है तो इसका हीट बढ़ जाता है. क्यों? क्योंकि वाइब्रेशन विगरस हो जाता है, ज़ोर से होता है, तो स्पीड बढ़ता है, तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ता है. सो व्हाट इज़ हीट? हीट represents total kinetic energy present in a substance. So present in a substance, total kinetic energy present in a substance is known as heat. Now what is temperature? Temperature is defined as degree of hotness or coldness of a body.
तो टेम्परेचर क्या है, डिफाइंड एज अ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। इसका मतलब क्या है, अगर मैंने कप में गर्म चाय लिया तो आई कैन कम टू नो दैट द टी इज़ हॉट. इफ आई टेक अ पीस ऑफ आइस ऑन माई हैंड, आई नो दैट द piece of ice is cold. So we can come to know the temperature by its hotness and coldness of the body. So temperature is different and heat is different. Now what is the unit of heat? SI unit. SI unit of heat is what? Joules. And CGS is what? Calories. 1 calorie is equal to how much? 4.18 joules. Now what is the unit of temperature? Unit of temperature is what? Kelvin, Celsius and Fahrenheit. So Celsius, Kelvin and Fahrenheit are the units of temperature. Now this temperature is measured with an instrument known as thermometer. Now if I take two objects of different temperature, one is 100 degrees Celsius and the other one is 20 degrees Celsius. Now if I bring both the objects together in contact with each other, what happened? तो जब भी मैं दो ऑब्जेक्ट लिया, एक ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस और दूसरा ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, और अगर मैंने इन दोनों को कांटेक्ट में लाया, दोनों को ईच अदर जॉइन किया, तो क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है वहाँ से हीट इसमें ट्रांसफ़र होगा ऑब्जेक्ट जिसका टेम्परेचर एकदम कम है. सो हीट स्टार्ट्स ट्रांसफरिंग फ्रॉम दिस ऑब्जेक्ट, फ्रॉम द हॉटर ऑब्जेक्ट टू द कोल्डर ऑब्जेक्ट. और कब तक ये हीट ट्रांसफ़र होगा? जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए तब तक हीट हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट में जाता है. सो हीट इज़ ऑल्सो ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट इफ़ देयर इज़ अ टेम्परेचर डिफरेंस. तो दोनों में अगर टेम्परेचर डिफरेंस है तो हीट हमेशा हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र होता है. नाउ व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ हीट ट्रांसफ़र? डिफरेंट वेज ऑफ हीट ट्रांसफ़र इज़ व्हाट? कंडक्शन, convection and radiation. This question is there on the first page of this lesson. So what are the different ways of heat transfer? Conduction, convection and radiation. Conduction जो होता है वो solid में होता है, convection जो होता है वो fluid liquids में होता है. Fluid liquids बोले तो air और वाटर एंड ऑल इज़ नोन एज फ्लूइड्स लिक्विड. सो फ्लूइड सब्सटेंस में ये कन्वेक्शन होता है. रेडिएशन क्या होता है? इट ऑकर्स इन विदाउट द मीडियम इज़ नॉट रिक्वायर्ड ओवर हियर, द हीट इज़ ट्रांसफर्ड डायरेक्टली टू द ऑब्जेक्ट. तो ऑब्जेक्ट में डायरेक्टली वो हीट ट्रांसफ़र हो जाता है. सो व्हाट आर द 3 मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर? कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. यू कैन सी ओवर हियर, दिस इज़ अ सॉलिड. In this atoms vibrate, they don't move from one place to another, they vibrate. एक ही जगह में vibrate होता है, और जब vibrate होता है तो heat is transferred from one atom to the another atom and this way the whole thing will become hot. तो अगर इसको हम गर्म करेंगे तो क्या होता है, ये जो atoms जो रहता है सॉलिड में मूव नहीं होता है, वो हमेशा वाइब्रेट करता है. तो जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, तो मैंने बताया था जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो वाइब्रेशन इंक्रीज़ होता है, तो इसमें वाइब्रेट ज़ोर से करने लगेगा. तो जब वाइब्रेट ज़ोर से करता है तो एक दूसरे से टच होता है, तभी हीट एक एटम से दूसरे एटम, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, इस तरह पूरा सॉलिड सब्सटेंस विल बिकम हॉट. कन्वेक्शन में ऐसा नहीं है. कन्वेक्शन लिक्विड में होता है. जब भी हम हीट करते हैं तो नीचे का जो लेयर ऑफ वाटर है इट बिकम्स हॉट, और जैसे ही वो हॉट होता है इट बिकम्स लाइट. हॉट वाटर बिकम्स लाइटर एंड इट गोज़ अप, और जो ठंडा पानी है वो हैवी हो जाता है और नीचे आता है. तो वेन एवर द लेयर ऑफ वाटर बिकम्स एट द बॉटम बिकम्स हॉट, इट गोज़ अप एंड द कोल्डर वाटर कम्स डाउन. व्हेन इट कोल्डर वाटर कम्स डाउन दैट विल गेट हीटेड. व्हेन इट गेट हीटेड अगेन द हॉट वाटर विल बिकम heavy and it will go up. This way the whole water will get heated up. Now radiation, supposing if this is the earth and this is the sun, तो sun से जो heat आता है वो डायरेक्ट earth के ऊपर आता है. बीच वाले जो लेयर को है हीट नहीं लगता है,
It comes directly from the sun towards the earth. So such type of heat is known as radiation. You can understand conduction, convection and radiation by this example. Supposing if there is a person and some bricks are kept over here, he has to pass this bricks from to the last person who is standing over here. So what he will do, तो अगर समझो कोई आदमी है उसको ब्रिक्स ये लास्ट पर्सन को देना है, तो वो क्या करेगा, वो ब्रिक्स पहले बाजू वाला पर्सन को देगा, फिर ये बाजू वाला नेक्स्ट पर्सन को देगा, फिर उसका नेक्स्ट पर्सन, इस तरह लास्ट पर्सन में पहुंच जाता है. सो दिस इज़ हाउ कंडक्शन टेक्स प्लेस. तो कंडक्शन इस तरह होता है, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, इस तरह पूरा सॉलिड जो है वो हीटेड होता है. जैसे कि हम लोग चम्मच अगर कड़ी में, गरम कड़ी में रखा तो थोड़ी देर में वो चम्मच भी गरम हो जाता है, पूरा का पूरा चम्मच गरम हो जाता है. वाई? बिकॉज द स्पून इज़ हॉट, solid substance, and it becomes hot fully by conduction method. Now in convection में क्या होता है, अगर इसको ब्रिक्स लास्ट पर्सन को देना है तो वो ब्रिक्स उठा के लेके जाएगा, लास्ट पर्सन को देगा, और इस तरह मतलब बीच में किसी को भी नहीं पास करता, डायरेक्टली ही टेक्स अ brick and give it to the last person. That is known as convection. So this way of transfer of heat is known as what? Convection. It is not passed from one atom to another, it is directly taken to the last person. That is known as convection. Now radiation, now if he has to pass, this person has to pass this brick to the last person, he will throw that brick directly. तो ना वो खुद जाएगा ना वो बाजू वाले को देगा, बस वो थ्रो करके लास्ट पर्सन को देगा, तो इसको बोलते हैं रेडिएशन. So I hope by this example you must have understood the difference between conduction, convection and radiation. Books का example भी ले सकते हैं. If you want to pass a book, a student sitting in the first bench, if he has to pass the book to the student sitting in the last bench, what he will do? Either he will pass the books to one person, मतलब पीछे वाले person को pass करेगा, पीछे वाला person उसके पीछे वाले को pass करके इस तरह book last person को पहुँचता है, तो इसको बोलते हैं conduction. और अगर convection में the student has to give the book, he will not pass it to one person to another, वो खुद उठ के जाएगा और लास्ट पर्सन को देगा, तो इसको बोलते हैं कन्वेक्शन. और रेडिएशन में ऐसा नहीं है, वो बुक उठा के फेंक के लास्ट पर्सन को देगा, इसको बोलते हैं रेडिएशन. तो जैसा अगर फायर, समझो फायर, ऐसा फायर जल रहा है, सपोजिंग ए फ्लेम इज देयर, इफ आई कीप सम सॉलिड सब्सटेंस, then how it will become hot? By radiation. It will conduction, not radiation, conduction. It will become, the full solid metal will become hot by conduction. Now if I keep my hand on top of this fire, then by convection the hot air will go up and the cold air will come down, and this way my hand, I will feel hot. But if I keep my hand over here on the side, आई विल इफ़ आई कीप माई हैंड इन द साइड, मतलब साइड में अगर मैंने हाथ रखा तो भी मुझे हीट महसूस करेगा, लेकिन यहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं होता है, डायरेक्टली मेरे हाथ में पहुँचता है. ट्रांसफ़र किधर होता है? बॉटम से नीचे से ऊपर किधर जाता है? ऊपर की तरफ जाता है, यहाँ से ऊपर जाता है. यहाँ से कभी भी हवा जो रहता है, गर्म हवा कभी भी इस तरह आता नहीं है, वो हमेशा ऊपर की तरफ जाता है. तो यहाँ पे कन्वेक्शन होता है और यहाँ पे रेडिएशन होता है, और दिस इज कंडक्शन. तो कंडक्शन, the full solid will become hot when we keep it in the fire by conduction, but when you keep the hand on the top of the flame, then the hot air will come up and the cold air will come down. This way we feel the heat of the fire. But if you keep the hand on the side, अगर मैंने हाथ साइड में रखा तो भी मेरा हाथ गर्म लगेगा, लेकिन यहाँ पे हीट, हॉट एयर यहाँ से लेके यहाँ नहीं आता है, डायरेक्ट हैंड पे पहुँच जाता है. यहाँ हॉट एयर हमेशा नीचे से ऊपर जाता है, साइडवेज कभी नहीं जाता है. तो इस तरह भी हैंड हॉट होता है, इस तरह भी हैंड हॉट हो जाता है, लेकिन ये कन्वेक्शन से होता है और ये रेडिएशन से होता है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ व्हाट? लेटेंट हीट. नाउ लेटेंट हीट में कौन सा डेफिनेशंस हमें पढ़ना है? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, फिर स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. ये सारे के सारे डेफिनेशन इतना हार्ड नहीं है, अगर समझ में आ गया तो विदाउट बाय हार्टिंग यू कैन राइट द डेफिनेशन ऑफ ऑल दिस थिंग. तो लेटेंट हीट के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है? मेल्टिंग पॉइंट पढ़ना है, बॉइलिंग पॉइंट पढ़ना है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पढ़ना है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन
पढ़ना है, और स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट लेट अस कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट. तो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, उस कॉन्सेप्ट से हमें पता चलेगा इन सब डेफिनेशंस का मतलब. Now in this experiment you take a beaker, take some pieces of ice inside the beaker, attach the thermometer to a stand and insert the bulb of the thermometer inside the ice. तो इस एक्सपेरिमेंट में एक बीकर लेना है, उसमें थोड़ा आइस लेना है, और जो थर्मामीटर जो है स्टैंड के साथ अटैच्ड है, उसका जो बल्ब है, थर्मामीटर का जो बल्ब है वो आइस में इंसर्टेड रहना चाहिए. एंड सप्लाई हीट, कीप दिस बीकर ऑन अ स्टैंड, स्टैंड के ऊपर रख के गैस बर्नर की मदद से हीट सप्लाई करना है इसको. नाउ वी नो दैट द टेम्परेचर, आइस का टेम्परेचर हमेशा 0 से कम ही रहेगा, जैसे कि -5 नहीं तो -10 डिग्री सेल्सियस. जैसे हीट सप्लाई होता है तो टेम्परेचर बढ़ने लगता है, -10 से -5, -4, -3 और 0 डिग्री सेल्सियस में आता है. जैसे ही वो 0 डिग्री सेल्सियस में आता है तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है थोड़ी देर के लिए, वो इंक्रीज़ ही नहीं होता. दो हीट इज सप्लाइड ओवर हियर, टेम्परेचर डज नॉट राइज. तो ये कब तक टेम्परेचर राइज नहीं होगा, जब तक पूरा का पूरा आइस मेल्ट होके पानी में नहीं बदली होता है, तब तक टेम्परेचर इसका 0 डिग्री सेल्सियस में ही रहेगा. नाउ व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट, द कांस्टेंट टेम्परेचर at which the solid converts into liquid is called melting point of solid. तो जो कांस्टेंट टेम्परेचर है, यहाँ पे आइस सॉलिड है और लिक्विड क्या है इधर, वाटर. तो जब तक 0 डिग्री सेल्सियस इसका कांस्टेंट टेम्परेचर, तो ये कांस्टेंट टेम्परेचर में जब तक सॉलिड जो रहता है वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड. और जब पूरा का पूरा आइस मेल्ट होने लगता है, तो मेल्ट होने के बाद में टेम्परेचर राइज होने लगता है. नाउ व्हाई द टेम्परेचर वाज नॉट राइजिंग एट 0 डिग्री सेल्सियस व्हेन द आइस वाज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू वाटर. तो टेम्परेचर क्यों नहीं राइज हो रहा था, ये जो हीट अपन सप्लाई कर रहा था वो कहाँ पे यूज़ हो रहा था, तो जो सॉलिड स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो बहुत नज़दीक रहता है एक दूसरे के साथ, वो हिल नहीं पाते, पूरा सॉलिड में वो मूव नहीं कर पाता है. इट विल रिमेन इन वन प्लेस एंड वाइब्रेट, ओनली वाइब्रेट ओवर देयर, दे आर नॉट एबल टू फ्रीली मूव. व्हाई इट इज़ नॉट एबल टू फ्रीली मूव, बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन दी वाटर मॉलिक्यूल. तो आपस में जो वाटर मॉलिक्यूल्स का जो बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है, इसके लिए वो हिल नहीं पाता है, सिर्फ वाइब्रेट होता है. अब जैसे मैं हीट इसमें सप्लाई करूँगी तो ये हीट एनर्जी जो वाइब्रेशन है उसको और भी तेज करता है, इट शेक्स, इट वाइब्रेट्स विगरसली. तो जैसे हीट सप्लाई होता है तो वाइब्रेशन जो है वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच, वाटर मॉलिक्यूल्स है उसका विगरसली वाइब्रेट करने लगता है, और जो हीट एनर्जी सप्लाई होता है वो हीट एनर्जी वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड था उसको ब्रेक करने में हेल्प करता है. और जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड ब्रेक होता है, दे स्टार्ट मूविंग फ्रीली अराउंड इन द लिक्विड. तो पहले वो फ्रीली मूव नहीं होता था क्योंकि उसका बॉन्ड जो था वो स्ट्रॉन्ग था. ये बॉन्ड कैसे ब्रेक हुआ, by the heat energy supplied by the gas burner. This heat energy is used to break the bond between the water molecules, and the water molecules in the liquid state starts moving inside the liquid freely. Now the water temperature of the water starts increasing. You can see over here, जब हीट सप्लाई होता है, जब भी पूरा का पूरा आइस कन्वर्ट होके वाटर में बदली हो जाता है, तब वो टेम्परेचर राइज होने लगता है. अभी ये राइज होके कब तक राइज होता है, 100 डिग्री सेल्सियस. यू कैन सी ओवर हियर 100 डिग्री सेल्सियस तक वो राइज होने लगता है. अभी 100 डिग्री सेल्सियस में जब होता है तो वापस इट रिमेन्स कांस्टेंट, द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट टिल व्हेन इट रिमेन्स कांस्टेंट. कब तक वो 100 डिग्री सेल्सियस में कांस्टेंट रहेगा, जब तक पूरा का पूरा वाटर जो है वो वेपर में नहीं बदली होता है, तब तक वो टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस में ही होता है. सो व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट, द कांस्टेंट टेम्परेचर at which the liquid converts into gaseous is called boiling point of liquid. तो जो टेम्परेचर में जो लिक्विड है, यहाँ पे वाटर लिक्विड है और इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू वेपर, वेपर इज द गैसियस फॉर्म में है, तो ये 100 डिग्री सेल्सियस जो कांस्टेंट टेम्परेचर में है वो लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करता है. दैट इज़ नोन एज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड. अब ये 100 डिग्री सेल्सियस तक कब तक रहेगा, जब तक पूरा का पूरा पानी इवेपरेट या कन्वर्ट नहीं होता है वेपर फॉर्म में.
अभी इसमें भी हीट एनर्जी सप्लाई हुआ था लेकिन टेम्परेचर राइज नहीं हुआ था। अभी ये हीट एनर्जी कहाँ पे यूज़ होता है, जो हीट एनर्जी सप्लाई किया गया था वो यूज़ कहाँ पे होता है, कहीं ना कहीं तो वो यूज़ होता होगा। तो कहाँ पे यूज़ होता है, द बॉन्ड बिटवीन द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अभी वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच के जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो गया। अभी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो वीक बॉन्ड है उसको ब्रेक करने के लिए ये हीट एनर्जी यूज़ होता है। और जैसे ही वो बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ब्रेक होता है, द एटम्स ऑफ द गैस स्टार्ट्स मूविंग फ्रीली इनसाइड द कंटेनर। तो अभी ये कंटेनर के अंदर कहीं भी वो फ्रीली मूव हो सकता है। पहले वो सिर्फ लिक्विड के अंदर मूव होता था, अभी पूरा कंटेनर में कहीं भी मूव होता है। सो दिस हीट एनर्जी इज़ यूज टू ब्रेक द वीक बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है, द एटम स्टार्ट्स मूविंग इनसाइड द कंटेनर। नाउ व्हाट इज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन? The heat energy absorbed at constant temperature during the transformation of solid into liquid is called latent heat of fusion. तो latent heat of fusion क्या है? जो भी heat energy यूज़ किया था, किसके लिए यूज़ किया था? यहाँ पे फ्यूजन बोलेगा तो यहाँ पे सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते वक्त। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में जो एनर्जी एब्जॉर्ब किया था, एनर्जी किसके लिए एब्जॉर्ब किया था? टू कन्वर्ट द सॉलिड इनटू लिक्विड। सो द हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड latent heat of fusion. उसी तरह latent heat of vaporization, that is this one. Latent heat of vaporization is what? The heat energy absorbed at constant temperature during the transformation of liquid into gaseous is called latent heat of vaporization. तो जो भी energy supply किया था वो energy किसके लिए यूज़ होता है? टू कन्वर्ट द लिक्विड इनटू gaseous फॉर्म। ये हीट एनर्जी को बोलता है latent heat of, to convert the liquid into vapor form. This is known as latent heat of vaporization. Now what is the meaning of specific latent heat of fusion? Specific latent heat of fusion means what? The amount, both the definitions are same, only little bit difference are there. The amount of heat energy absorbed at constant temperature by unit mass of solid. So this is the additional part, this too. The amount of heat energy absorbed at constant temperature by unit mass of solid. What is the meaning of unit mass of solid? Either 1 kg or 1 gram of solid to convert it into liquid. तो 1 ग्राम ने तो 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए कितना हीट एनर्जी यूज़ होता है उसको बोलते हैं स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. सो व्हाट इज स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन? To convert 1 kg or 1 gram of solid. So the amount of heat energy absorbed to convert 1 kg or 1 gram of solid into liquid is called specific latent heat of fusion. Same way over here you have to write liquid phase. Same way specific latent heat of vaporization. What is specific latent heat of vaporization? The amount of heat energy absorbed at constant temperature by unit mass of liquid to convert into gaseous phase is called specific latent heat of vaporization. So जो heat energy यूज़ किया है किसके लिए यूज़ किया है? या तो 1 ग्राम ऑफ लिक्विड नहीं तो 1 kg ऑफ लिक्विड को गैसियस फेस में कन्वर्ट करने के लिए जितना हीट एनर्जी एब्जॉर्ब किया गया था उसको बोलता है लेटेंट स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. नेक्स्ट वी विल प्लॉट अ ग्राफ टू शो दिस. Plot the graph between temperature and the time. This I will show you next. The graph temperature versus time. So that I will show you next to explain this. Now this is a graph of temperature versus time. So this is a graph of temperature versus time. On y-axis temperature is shown and on x-axis time is shown in minutes. Now I had said तो ये ग्राफ है टेम्परेचर वर्सेस टाइम का और जो वाई एक्सिस में टेम्परेचर दिखाया है और एक्स एक्सिस में टाइम दिखाया है. और मैंने शुरू में ही बताया था कि आइस जो था वो ज़ीरो से कम रहता है, माइनस में रहता है. लेट अस अज्यूम कि वो -10 डिग्री सेल्सियस में होगा और जैसे अपन हीट सप्लाई करते हैं तो टेम्परेचर राइज होने लगता है और वो -10 से ज़ीरो में आता है. तो जब ज़ीरो में आता है लेट अस मार्क दैट पॉइंट एज ए. तो उसको 1 मिनट लगता है -10 से ज़ीरो में आने के लिए, 0 डिग्री सेल्सियस में आने के लिए. लेट अस मार्क दैट एज ए. अभी 4 मिनट्स तक टेम्परेचर ज़ीरो में ही रहता है.
कब तक वो ज़ीरो में रहता है, कांस्टेंट टेम्परेचर ज़ीरो में रहता है? जब तक पूरा का पूरा आइस मेल्ट होके वाटर में नहीं कन्वर्ट होता है, तब तक वो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा at 0 degree Celsius. Let us mark this as B. So from A to B, the temperature remains constant at what temperature? 0 degree Celsius. अभी पॉइंट B में जब आता है तो पूरा का पूरा आइस मेल्ट होके वाटर में कन्वर्ट होता है, अभी टेम्परेचर राइज होने लगता है। तो B से C तक temperature is rising up to what degree? Till 100 degree Celsius. So till 100 degree Celsius the temperature is rising. So BC shows the rise in temperature, and here it is in liquid state. Once it reaches a point C, that is at 100 degree Celsius, at 20 minutes, after 20 minutes it reaches 100 degree Celsius. तो 100 degree Celsius में पहुँचे तो वापस टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। फ्रॉम C to D द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट कब तक रहता है? जब तक पूरा का पूरा लिक्विड वेपर में नहीं कन्वर्ट होता है, तब तक वो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो सी डी शोज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर, ए बी शोज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। तो ए बी जो है, जब भी टेम्परेचर कांस्टेंट था 0 डिग्री सेल्सियस में, ये क्या बताता है? कन्वर्शन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। और बी सी क्या बताता है? द राइज इन टेम्परेचर ऑफ द वाटर। और सी डी क्या बताता है? सी डी कॉन्स्टेंट टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस में ही कॉन्स्टेंट रहता है। तो सी डी में क्या होता है? पूरा का पूरा लिक्विड जो रहता है वो वेपर में कन्वर्ट होता है। सो दिस इज़ अ ग्राफ ऑफ टेम्परेचर वर्सेस टाइम। Now on page number 63 a table is given. You don't have to by heart the table, but you'll understand the meaning of specific latent heat of fusion and specific latent heat of vaporization. तो specific latent heat of fusion और specific latent heat of vaporization का मतलब क्या है, वो पेज नंबर 63 में टेबल दिया है, जो by heart करने की ज़रूरत नहीं है, just to make you explain that the table is given. So all the substance have different melting point, different boiling point, और specific latent heat of fusion और specific latent heat of vaporization, सब substance का अलग होता है। अभी मैंने सिर्फ water और ice लिया है, water नहीं तो ice, both means the same thing। तो अगर वाटर या आइस लिया तो कौन सा कांस्टेंट टेम्परेचर में जो वाटर सॉलिड था, आइस जो था वो लिक्विड में कन्वर्ट होने लगता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस में पूरा का जो आइस जो है वो मेल्ट होके वाटर में कन्वर्ट होने लगता है। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ व्हाट? 0 डिग्री सेल्सियस। और कौन सा कांस्टेंट टेम्परेचर में जो लिक्विड था वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा था, तो कांस्टेंट टेम्परेचर कौन सा था? 100 डिग्री सेल्सियस। तो एट 100 डिग्री सेल्सियस द वाटर स्टार्ट्स कन्वर्टिंग इनटू वेपर फॉर्म। तो जो लिक्विड है वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो कौन सा टेम्परेचर था? कांस्टेंट टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस। इसके लिए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ व्हाट? 100 डिग्री सेल्सियस। ना व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन? अगर मैंने 1 kg ऑफ आइस लिया तो मुझे 333 किलो जूल्स ऑफ हीट लगता है टू कन्वर्ट दिस 1 kg इनटू वाटर। उसी तरह अगर मैंने 1 ग्राम ऑफ आइस लिया तो मुझे 80 कैलोरीज ऑफ हीट लगेगा टू कन्वर्ट दैट 1 ग्राम ऑफ आइस इनटू वाटर। सेम वे स्पेसिफिक हीट लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज़ व्हाट? इफ़ आई टेक 1 kg, अगर मैंने 1 kg ऑफ वाटर लिया तो मुझे 2256 किलो जूल्स ऑफ हीट लगेगा टू कन्वर्ट दिस 1 kg ऑफ वाटर इनटू वेपर। सिमिलरली इफ़ आई टेक 1 ग्राम ऑफ वाटर देन आई नीड 540 कैलोरीज। अगर मुझे 540 कैलोरीज ऑफ हीट लगेगा टू कन्वर्ट दिस 1 ग्राम ऑफ वाटर इनटू वेपर। Page 63, use your brain power. There is a question, is the concept of latent heat applicable during transformation of gaseous phase to liquid phase and from liquid phase to solid phase? The answer is yes. अब ये क्वेश्चन का मतलब क्या है कि वेपर से गैसियस फेज से लिक्विड फेज में जाता है, मतलब वेपर से वाटर में कन्वर्ट होता है और वाटर को आइस में कन्वर्ट होता है। अभी हमने क्या पढ़ा था? जो आइस जो सॉलिड फॉर्म में है वो 0 डिग्री सेल्सियस में वाटर में कन्वर्ट होता है, दैट इज़ इन लिक्विड फॉर्म। और जो लिक्विड है दैट इज़ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर इज़ इन गैसियस। सो फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड फ्रॉम लिक्विड टू गैसियस। तो उल्टा क्या होगा? गैसियस टू लिक्विड और लिक्विड टू सॉलिड।
तो वेपर जो है वो वाटर में कन्वर्ट होता है और वाटर जो है वो आइस में कन्वर्ट होता है। तो क्या ये उल्टा जब जाता है गैसियस से लिक्विड में, लिक्विड से सॉलिड में, तो लेटेंट हीट एप्लीकेबल है? हाँ, यहाँ पे भी लेटेंट हीट एप्लीकेबल है। तो दोनों में, जब ये सॉलिड से लिक्विड में जाता है, लिक्विड से वेपर में जाता है, तो यहाँ पे भी लेटेंट हीट एप्लीकेबल है। और जब भी वो गैसियस से सॉलिड में लिक्विड में जाता है और लिक्विड से वो सॉलिड में जाता है, तो यहाँ पे भी लेटेंट हीट एप्लीकेबल है। तो ये लेटेंट हीट उल्टा जाते हुए कहाँ चला जाता है? सो दिस टाइप ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र इज़ डिफरेंट। तो ये दो है, एनर्जी ट्रांसफ़र दोनों में अलग है, दैट इज़ मेल्टिंग एंड वेपराइजेशन। मेल्टिंग का मतलब क्या है? आइस जब भी वाटर में कन्वर्ट होता है, और वेपराइजेशन का मतलब क्या है? जब भी वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है। तो ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एंडोथर्मिक प्रोसेस का मतलब क्या है? वो हीट एब्जॉर्ब करता है। और वाइल फ्रीजिंग एंड कंडेंसेशन, फ्रीजिंग का मतलब क्या है? जब भी कंडेंसेशन का मतलब क्या है? जब भी वेपर जो है वो वाटर में कन्वर्ट होता है। और फ्रीजिंग का मतलब क्या है? जब भी वाटर आइस में कन्वर्ट होता है। इट इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्सोथर्मिक प्रोसेस? यहाँ पे हीट रिलीज होता है, इट इज़ नॉट एब्जॉर्ब, इट इज़ हीट इज़ रिलीज। तो दोनों इसमें लेटेंट हीट एप्लीकेबल है, मगर यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब होता है और यहाँ पे हीट रिलीज होता है। जैसे कि अगर मैंने एक स्मॉल पीस ऑफ आइस हाथ में लिया, तो मेरा जो वो जहाँ पे आइस रखा है वहाँ पे हैंड से वो हीट एनर्जी लेता है, मतलब मेरे स्किन से वो हीट एनर्जी आइस लेता है। और ये हीट एनर्जी के हेल्प से आइस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है। और मेरा जो हाथ है वो हीट रिलीज़ करता है। किसको रिलीज़ करता है? आइस को रिलीज़ करता है। इसके लिए वो पर्टिकुलर एरिया एकदम कोल्ड हो जाता है। वाई इट बिकम्स कोल्ड? बिकॉज आई हैव रिलीज्ड हीट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एरिया टू दी आइस। नेक्स्ट टॉपिक इज़ रीजेलेशन। रीजेलेशन का मतलब क्या है, ये इस एक्सपेरिमेंट से पता चलेगा। अभी एक टेबल के ऊपर 2 ब्लॉक ऑफ वुड रखना और ये ब्लॉक ऑफ वुड के ऊपर एक आइस स्लैब रखना। वी हैव टू टेक अ मेटल वायर, एक मेटल वायर लेने का और ये आइस स्लैब के ऊपर रखने का, और दोनों एंड, मेटल वायर के दोनों एंड में एक हैवी वेट लटकाने का। तो दोनों एंड ऑफ द वायर, एट बोथ द एंड्स ऑफ द वायर यू पुट अ हैवी ऑब्जेक्ट। अभी हैवी ऑब्जेक्ट रखने की वजह से क्या होगा? जो वायर है वो स्लैब के ऊपर, आइस स्लैब के ऊपर प्रेशर डालेगा। सो जहाँ पे वो जो समझो ये वायर है, तो वायर के नीचे जो आइस है उसके ऊपर प्रेशर डालेगा। जैसे ही वो प्रेशर डालता है तो वहाँ का जो आइस है वो मेल्ट हो जाता है और जो वायर है वो थोड़ा नीचे आ जाता है, क्योंकि वहाँ का रीजन का जो आइस है वो मेल्ट हो गया है। और जैसे ही वो नीचे आता है तो ऊपर जो वायर के ऊपर का जो एरिया आइस का जो मेल्ट हुआ आइस है वो वापस आइस में कन्वर्ट हो जाता है। इट गेट्स रिकन्वर्टेड इनटू आइस। नाउ दिस वायर अप्लाइज प्रेशर ऑन द लोअर एरिया। अभी ऊपर का एरिया तो वापस रिकन्वर्ट हो गया आइस में। अभी ये वायर जो रहता है वो नीचे के एरिया में, वायर के नीचे के एरिया को पिघलाता है बाय अप्लाइंग प्रेशर। प्रेशर की वजह से वो नीचे का एरिया जो आइस है वो पिघल जाता है और वायर जो है और भी नीचे आ जाता है। और जैसे ही वो नीचे आता है तो प्रेशर निकल जाता है ऊपर के एरिया में, और जैसे ही प्रेशर निकल जाता है तो द लिक्विड वाटर, जो आइस जो लिक्विड में कन्वर्ट हुआ था वो वापस आइस में कन्वर्ट हो जाता है। और इस तरह जो है वो वायर नीचे 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 अंदर अंदर और भी अंदर चला जाता है। अभी ये समझो ये बीच में आ गया वायर, तो वायर के जो रेड एरिया, जो रेड लाइन दिखता है वो बीच में है, समझो वायर इस पोजीशन में आ गया। तो ऊपर का जो लेयर जो पहले पिघल गया था वायर के प्रेशर की वजह से, वो वापस आइस में कन्वर्ट हो जाता है। वापस आइस में क्यों कन्वर्ट हो जाता है? क्योंकि वहाँ से वायर का प्रेशर निकल चुका है। जैसे प्रेशर निकल जाता है तो जो आइस जो है वो वाटर में कन्वर्ट हुआ था, इट गेट्स अगेन रिकन्वर्टेड इनटू आइस। एंड दिस वे द वायर जो रहता है, दिस वे द वायर पासिस थ्रू द आइस स्लैब। तो जो वायर जो है इस तरह से प्रेशर अप्लाई करके वो आर पार निकल जाता है, आइस स्लैब के आर पार निकल के बाहर से नीचे से बाहर आ जाता है। लेकिन आइस का जो स्लैब है वो दो टुकड़ा नहीं हो जाता है। इट डजंट ब्रेक अप इनटू 2 pieces. Why? Because it had been reconverted. When the pressure had been removed, it got reconverted into ice. तो आइस में वापस कन्वर्ट हो गया था, इसके लिए वो ब्रेक नहीं होता है।
तो ये इसको बोलता है रीजेलेशन, दैट इज़ द फिनोमिना इन विच द आइस कन्वर्ट्स टू लिक्विड ड्यू टू अप्लाइड प्रेशर। तो प्रेशर अप्लाई करने की वजह से आइस जो था वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया एंड देन रिकन्वर्ट्स टू आइस, वापस वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है वंस द प्रेशर इज़ रिमूव। तो एक बार प्रेशर निकल जाता है तो जो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो गया था या आइस जो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया था वापस वो आइस में रिकन्वर्ट होता है। दिस इज़ नोन एज रीजेलेशन। यू मस्ट हैव सीन व्हाइल प्रिपेयरिंग आइस बॉल फर्स्ट एन आइस स्लैब इज श्रेडेड एंड देन दी श्रेडेड आइस इज प्रेशराइज्ड अराउंड द टिप ऑफ अ स्टिक टू प्रिपेयर अ आइस बॉल। अभी आइस बॉल का मतलब क्या है? गोला। जब गोला बनाता है तो बड़ा सा आइस का टुकड़े को उसको श्रेड करता है, श्रेड करके छोटे छोटे टुकड़े बनाते हैं और ये छोटे छोटे टुकड़े को जब हम स्टिक में रखें, एक स्टिक में रखें, उसके आजू बाजू में श्रेडेड आइस को लगा के उसमें प्रेशर लगाता है, हाथ से जब भी प्रेशर लगाता है या तो ग्लास के अंदर डाल के प्रेशर लगाता है तो जो श्रेडेड आइस है वो थोड़ा सा मेल्ट हो जाता है प्रेशर की वजह से, और जैसे हम हाथ हटा देते हैं तो ये जो मेल्टेड आइस था वो वापस आइस में कन्वर्ट हो जाता है और पूरा जो पीसेस ऑफ आइस था वो पूरा का पूरा एक गोला बन जाता है। तो इस तरह इसको बोलते हैं रीजेलेशन। तो इसमें क्या हो जाता है, श्रेडेड आइस में ये गोला कैसे बन जाता है? व्हेन वी अप्लाई प्रेशर इट लोवर्स द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। वो 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे चला जाता है, causing it to melt momentarily। momentarily बोला तो for a fraction of second it gets melted till the pressure is applied। जब तक प्रेशर अप्लाइड रहेगा वो मेल्ट हो जाएगा। This merges the shredded ice piece into one। तो जैसे प्रेशर निकल जाता है तो ये shredded ice piece gets converted into one piece, one big ice ball। बड़ा सा गोला बन जाता है जब भी प्रेशर is removed। So when pressure is removed you can write over here when pressure is removed। when pressure is removed, below also I have written once the pressure is removed the freezing point is restored to 0 degree Celsius। जब भी प्रेशर अप्लाई करता है तो जो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस है वो 0 से कम हो जाता है। जैसे प्रेशर निकल जाता है तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट अगेन कम्स बैक टू 0 डिग्री सेल्सियस एंड द पीसेस रीफ्रीजेस, वापस वो आइस में कन्वर्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ सिंगल सॉलिड आइस बॉल। सिंगल सॉलिड आइस बॉल वाले तो पहले सब छोटे छोटे टुकड़े थे, प्रेशर अप्लाई करके वो सब छोटे छोटे टुकड़े एक बड़ा सा गोला बन जाता है। तो इसको कहते हैं रीजेलेशन। Now, is there any relation of latent heat? There is a question on page number 64. Use your brain power. Is there any relationship of latent heat with regelation? तो latent heat जो हमने पहले पढ़ा था और regelation जो अभी पढ़ा है, क्या इन दोनों में कोई रिलेशनशिप है? latent heat में भी वो आइस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है और इस regelation में भी जो आइस है प्रेशर अप्लाई करने की वजह से वो it gets converted into liquid। latent heat में substance during the phase change, solid से liquid change होते वक्त वो प्रेशर हीट एब्जॉर्ब करके जो आइस को लिक्विड में कन्वर्ट करता है और इसमें भी प्रेशर की वजह से जो है वो आइस को लिक्विड में कन्वर्ट करता है। तो इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन देम? नो, देयर इज़ नो रिलेशनशिप बिकॉज रीजेलेशन इज़ डन एट एनी टेम्परेचर बाय अप्लाइंग प्रेशर। तो रीजेलेशन हम कभी भी कर सकते हैं, कोई भी टेम्परेचर में कर सकते हैं। अगर प्रेशर अप्लाई करो तो ऑटोमेटिकली द आइस गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, बट लेटेंट हीट इज ऑब्जर्व्ड एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। लेटेंट हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है एक कांस्टेंट टेम्परेचर में। कौन सा कांस्टेंट टेम्परेचर था? जब वाटर आइस गेट्स कन्वर्टेड इनटू वाटर, दैट इज एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस में वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है टू कन्वर्ट द आइस इनटू वाटर, दैट इज नोन एज लेटेंट हीट। सो लेटेंट हीट टेक्स प्लेस एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। Regelation can be done at any temperature just by applying pressure। प्रेशर कोई भी टेम्परेचर में अप्लाई करो तो आइस गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। Now to understand regelation, children can try an experiment at home. Take 2 ice cube, 2 small pieces of ice cubes and press against each other। दोनों को प्रेस करो for a while, थोड़ी देर के लिए प्रेस करके रखो और जब you will see that after some time they stick to each other। When you remove your hand you'll find that both the ice cubes stick to each other। What happens when you press the 2 ice cube? दोनों ice cube को जब प्रेस करता है
तो ये पर्टिकुलर एरिया का, दोनों पर्टिकुलर एरिया का आइस जो है, यहाँ का भी और यहाँ का भी, दोनों भी पिघल के आइस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। और जब हम हाथ निकाल देते हैं, प्रेशर निकाल देते हैं, व्हेन यू रिमूव द प्रेशर व्हाट हैपेंस, अगेन जो लिक्विड में आइस जो लिक्विड में कन्वर्ट हुआ था वो वापस आइस में कन्वर्ट हो जाता है और दोनों भी आइस क्यूब एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं, दे स्टिक टू ईच अदर। सो चिल्ड्रन कैन ट्राई दिस एक्सपेरिमेंट एट होम ऑल्सो।